गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा शर्मा वागर्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हड़प्पा सभ्यता हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो हमने देखी थी पिछली क्लास में। उसके अलावा टॉपिक हम कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं, तो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री के आपके स्रोत हो गए हैं, और उसके अलावा हो गया है आपका पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के अलावा थोड़ा सा हमने ताम्र पाषाण काल वाला टॉपिक भी देख लिया था, जितना हमको जरूरी लगा उसमें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक डिटेल्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। ओके, आज की क्लास में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से ऐसे स्थल है जो विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कितने देशों में फैले हुए हैं, 3 देशों में फैले हुए हैं, एक अफगानिस्तान, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो उन तीनों देशों में फैले हुए जो मेन मेन हमको स्थल देखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे नहीं देखेंगे, सारों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज तक नाम भी नहीं सुना होगा, इतनी ज्यादा है। चलिए, हमको मेन मेन देखने हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले देखो अफगानिस्तान। पहले एक बार स्थलों के नाम देख लेते हैं, फिर क्या क्या इनकी खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अफगानिस्तान में देखो दो है ऐसे स्थल जिसको आपको याद रखना है। एक तो है आपका शोरतुगई और एक है अपना आपका मुंडी गोक। ठीक है, शोरतुगई और मुंडी गोक, ये दो स्थल है अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इनकी क्या विशेषता है ये अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 प्रांत ऐसे हैं जहां से हमको प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल। और वो 3 प्रांत कौन कौन से हैं? देखो, एक तो पंजाब है, ठीक है, उसके अलावा सिंध है और बलूचिस्तान है। इनमें कौन कौन से स्थल हैं? तो पंजाब प्रांत की जब अपन बात करेंगे पाकिस्तान में, तो वहां पर एक स्थल है हड़प्पा। ठीक है, नाम सुना होगा। हम इतनी देर से कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, क्यों? क्योंकि हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब में है, और ये इस सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल था, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक दूसरा है गनेड़ वाला। ओके, ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान का दूसरा जो प्रांत है सिंध, वहां पर कौन कौन से स्थल है? तो देखो, मोहनजोदड़ो है, सबसे विकसित स्थल है ये। ठीक है, चरहूदड़ो है, आमरी है। ठीक है, वहीं बात करें बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में 2 आपके नगर है, मेहरगढ़ और बालाकोट। ये 2 स्थल है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देख लिया है पाकिस्तान के जो भी स्थल है उनका हमने एक बार ओवरव्यू तो ले ही लिया है। आगे अपन भारत पे आते हैं। भारत में कौन कौन से स्थल आपको पढ़ने हैं? तो देखो, एक तो पंजाब है भारत का, जहां से ये स्थल पाए गए हैं। एक गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और महाराष्ट्र है। बेसिकली इन्हीं प्रांतों में आप सबसे ज्यादा भारत में देखोगे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को। ठीक है, पंजाब में कौन कौन से स्थल है? 2 स्थल है इंपॉर्टेंट, एक तो रोपड़ है और एक है कोटलानी हंका। ठीक है, वहीं बात करें गुजरात की, को गुजरात में इंपॉर्टेंट स्थल हैं जैसे कि रंगपुर है, लोथल है, धोलावीरा है और सुरकोतड़ा है। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक स्थल है आलमगीरपुर। याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हमने विस्तार देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का, और सबसे पूर्वी विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कौन कौन से हैं? एक तो बनावली है और एक राखी गढ़ी है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट स्थल है कालीबंगा। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में है मांडा, जहां से शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत का जो उत्तरतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? मांडा है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कौन सा है? दैमाबाद। ठीक है, सबसे दक्षिणतम विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ओके, चलो अब हम एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन से स्थल की खासियत क्या क्या है। सबसे पहले आते हैं अपन शोरतुगई और मुंडीगोक पे। देखो, दोनों ही जो स्थल थे वो कैसे थे? वो व्यापारिक उपनिवेश हुआ करते थे, मतलब व्यापारिक उपनिवेशों की तरह इनको यूज में लिया जाता था। और ये व्यापारिक उपनिवेश क्या होता है? इसका मतलब है कि मध्य एशिया की तरफ जो रूट जाता है उस रूट के बीच में पड़ता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम किन का उपयोग करते थे? अफगानिस्तान के इन 2 स्थलों का उपयोग करते थे। पहली चीज तो क्या है कि ये दोनों की दोनों व्यापारिक उपनिवेश थे। दूसरी चीज क्या है? यहां से कीमती कुछ वस्तुएं, कुछ खनिज पदार्थ लाए जाते थे, जैसे कि लाजवर्द यहाँ पर पाया जाता था। ठीक है, लाजवर्द व अन्य कीमती
खनिज पदार्थ यहाँ से प्राप्त किए जाते थे। लाजवर्द से बहुत सारे आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ आभूषणों के साथ ही कुछ सजावटी सामान बनाने के लिए भी ये उपयोग में लिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शोरतुगई और हुंडीकोक के बारे में कि लाजवर्द जो हम खनिज लेकर आते थे, जो पत्थर लेकर आते थे, वो कहाँ से लेकर आते थे, तो याद रखना अफगानिस्तान से लेकर आते थे। और अगर थोड़ा डीप में चला जाए एग्जामिनर तो शोरतुगई याद रखना। मुंटीकोक के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, बट हमको याद रखना है फिर भी। ओके, हो सकता है आज तक नहीं गया है एग्जामिनर वहां तक, आगे चला जाए। ओके, तो दोनों की दोनों आपको स्थल याद रखना है। क्लियर है? पहली चीज क्या है, अफगानिस्तान में दो स्थल है, शोरतुगई और मुंडीकोक, जिनका संबंध किससे है, हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, क्या काम आते थे? पहली चीज तो व्यापारिक उपनिवेश के रूप में इनको काम में लिया जाता था, मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए। दूसरा, लाजवर्द और अन्य कीमती पत्थर या खनिज पदार्थ भी यहाँ से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, और ये काम क्या आते थे, आभूषण बनाने में और सजावटी सामान बनाने में काम आते थे। क्लियर है? चलो आगे हम देखते हैं, अफगानिस्तान के बाद आते हैं हम पाकिस्तान पर। चलो, पाकिस्तान में पहले उठाएंगे अपन बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में आपका एक स्थल आपको दिखाई दे रहा है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ा है मेहरगढ़ के बारे में हमने, कि प्रारंभिक जो कृषि के साक्ष्य हमको मिले थे वो कहां से मिले थे, मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, प्राचीनतम कृषि के, जैसे कि गेहूं, जौ। ठीक है, उसके अलावा भेड़, बकरियां, मवेशी, ये जो स्टार्टिंग में पाले गए थे वो मेहरगढ़ में ही पाले गए थे। इससे ये सब हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि वहां से हमको इन सब जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है। ठीक है, हड्डियां, कंकाल प्राप्त हुए, जिससे हम बोल पा रहे हैं आज कि वहां पर ये सब चीजें हुआ करती थी। ठीक है, उसके अलावा सभ्यता का सबसे पहला अन्नागार था। मैंने आपको बताया भाई, कृषि वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, गेहूं वहीं पर उपजाया गया था स्टार्टिंग में, जौ भी वहीं पर उपजाए गए थे, साथ ही साथ नस्लें भी पाई जाती थी इनकी। ठीक है, अब सोचिए उस टाइम पे कृषि शुरुआत हुई थी और यहाँ पर किस्में भी पाई जा रही हैं। ठीक है, गेहूं की 3 किस्में पाई जाती थी, जौ की 2 किस्में पाई जाती थी, तो किस्मों में भी सामान मिलता था यहाँ पर। ठीक है, तो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो मेहरगढ़ के बारे में हमको क्या लिखना है, सबसे पहली चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन अन्नागार कहाँ मिला है, अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, कृषि सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी, नवपाषाण काल में। और मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल ही रास्ता साफ करता है आपका हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद ही तुरंत हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाती है। तो यहाँ से देखो, कृषि के साक्ष्य मिले थे, गेहूं जो के साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद सभ्यता का सबसे प्राचीन अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अन्नागार मतलब जिसमें ये अन्न जमा करके रखते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और क्या क्या चीज मिली है, यहाँ से गेहूं, जौ तथा भैंस, भेड़, बकरी आदि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, ये चीज याद रखनी है। ये हम अंदाजा कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी हड्डियां मिली है, ये भी आप इसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए गेहूं और जो प्राप्त हुआ है, तो यहां से देखो गेहूं की कुछ किस्में पाई गई हैं। गेहूं की 3 किस्में व जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई है। बस, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेहरगढ़ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपने गेहूं जौ के लिए ही है। बस मेहरगढ़ के बारे में इतना याद रख लेना कि स्टार्टिंग में जो गेहूं और जो उपजाया गया था वो मेहरगढ़ में उपजाया गया था। कृषि जो स्टार्ट हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। साथ ही साथ जो मवेशी पालन का काम शुरू हुआ था वो भी कहाँ से शुरू हुआ था, मेहरगढ़ से ही शुरू हुआ था। याद रखना, चावल चावल यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, चावल के लिए मैंने आपको बताया था कोल्डी हवा। ठीक है, वहां से प्राप्त हुए थे चावल के प्रारंभिक साक्ष्य। यहाँ से चावल के नहीं, गेहूं गेहूं और जौ के ही प्राप्त हुए थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट साइट हम देखते हैं अब, दूसरे नंबर पे बालाकोट।
बालाकोट में आपको एक चीज याद रखनी है कि बालाकोट से मनखा उद्योग, मनखा उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मनखा उद्योग मतलब जो मोती वोती का काम होता था, उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, हार बनाए जाते थे मोतियों के, ठीक है। मन का मतलब मोती होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा उद्योग वहां से मिला है, कहाँ से, बालाकोट से। इसके अलावा जो मन का उद्योग है वो अलग अलग 4 साइट पे देखने को मिला है, ठीक है। याद रखना ये चीजें, 4 साइट कौन कौन सी है वो याद रखना। इसको आप नोट में लिख सकते हो या फिर ऐसे भी पॉइंट बना के लिख सकते हो कि सभ्यता के 4 स्थलों से मनखा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और वो 4 उद्योग, वो 4 स्थल कौन कौन से हैं? एक तो हमने देख लिया कि बालाकोट है, ठीक है। दूसरा हमने देख लिया लोथल, लोथल से भी प्राप्त हुए थे। तीसरा हमने देखा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखना। चनहुदड़ो मनखा उद्योग के लिए, साथ ही साथ इनकी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जो उस टाइम पे बनती थी उसके लिए भी बहुत फेमस है चनहुदड़ो, ठीक है। चनहुदड़ो के अलावा एक स्थल है सुरकोतड़ा। ये 4 जगह से आपको मनखा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्लियर है? मनखा उद्योग मतलब मोतियों से मालाएं या अलग अलग तरीके की वस्तुएं बनाना, इस टाइप के उद्योग कहाँ से मिले हैं? इन 4 जगह से प्राप्त हुए हैं। दोबारा देख लीजिए, पहली साइट है बालाकोट, फिर लोथल, चनहुदड़ो और सुरकोतड़ा, ठीक है। बस बालाकोट में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा हमको बालाकोट में नहीं पढ़ना है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो, 3rd नंबर पे। मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, मोहनजोदड़ो क्या है, अर्थ इसका क्या कहते हैं हम, शाब्दिक अर्थ जो है वो है इसका मृतकों का टीला, ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो का अर्थ निकाला जाए शब्द का, तो शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? मृतकों का टीला। लेकिन यहां से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मृतकों का टीला भी बोल रहे हैं, कब्रिस्तान भी प्राप्त नहीं हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों को गाड़ा नहीं जाता था। ऐसा तो है नहीं कि लोग मरते नहीं थे यहाँ पे, वो तो नेचुरल सी बात है, वो तो डेथ तो होगी। लेकिन यहाँ पर कब्र नहीं बनाई जाती थी उनकी, यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया, क्या किया जाता था? दाह संस्कार, यानी कि जलाया जाता था लोगों को। इसलिए यहाँ पर इनकी कब्रें प्राप्त ना होकर राख के ढेर मिले हैं। क्या मिला है? राख के ढेर मिले हैं, और इसलिए हम इसको मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक है। राख के टीले मिले हैं इसलिए मृतकों का टीला बोलते हैं। हमने अंदाजा लगाया है कि उस टाइम पे कब्र तो थी नहीं, यानी कि लोग क्या करते थे? लोग दाह संस्कार वाला कार्य किया करते थे। क्लियर है? चलिए इसमें आप लिखो, यहां से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ लोगों को, यहाँ व्यक्तियों को या का दाह संस्कार किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। इसलिए राख के टीले पाए गए हैं, पाए गए हैं। क्लियर है? अच्छा, इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित नगर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही है। सभ्यता का सबसे बड़ा व सबसे विकसित नगर, नगर
याद रखना, ये वर्ड पे गौर करना, नगर बोल रही हूँ मैं, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा शहर था। मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यानी कि इस सभ्यता में आपको नगर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत विकसित हो चुके थे। और वो कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से नगर है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा और सबसे विकसित नगर कौन सा था आपका, मोहनजोदड़ो था, विकसित नगर। ज्यादातर स्थलों में जो सोसाइटी थी आपकी दो तरीकों से बटी हुई थी, ठीक है, एक तो था पश्चिमी और एक था पूर्वी, ठीक है, यानी कि इसको बोला जाता था दुर्ग और इसको बोला जाता था निचला नगर। जो दुर्ग होते थे वो ऊंचाई पर स्थित होते थे, ठीक है, वहां का मतलब है कि इस साइड में क्या रहते थे, इस साइड में वहां के शासक लोग निवास करते थे, अमीर लोग निवास करते थे, ठीक है। और यहाँ जो पूर्वी साइड था जिसको अपन निचला नगर बोल रहे हैं, इसमें सामान्य जनता निवास करती थी। ये दो चीजें याद रखना, ठीक है। दो तरीके से बटा हुआ था आपका मोहनजोदड़ो भी, लेकिन इनमें से कुछ नगर ऐसे हैं जहां पर थ्री टायर सोसाइटी आपको मिलेगी, यानी कि तीन भागों में विभक्त मिलेगा। वो भी आगे देखेंगे कौन सा है नगर, दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से भाग थे वो, पहला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी, ठीक है। जो पश्चिमी भाग था वहां उसको हम दुर्ग बोलते थे, जो ऊंचाई पर स्थित था, दुर्ग, ठीक है। और जो पूर्वी भाग था इसको हम बोलते थे निचला नगर, ठीक है। दुर्ग में कौन निवास करते थे, यहाँ पर शासक वर्ग निवास करता था, शासक वर्ग निवास करता था। और निचले नगर में सामान्य जनता, सामान्य जनता निवास करती थी। ये चीजें भी याद रखनी है आपको, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर इस एक चीज अपन क्लियर कर ही चुके हैं इसकी कि खोज किसने करी थी मोहनजोदड़ो की, राखलदास, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। कब की थी, 1922 में की थी, ठीक। और उसके अलावा एक चीज और कि ये जो स्थल है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और आजकल तो दाएं तट बाएं तट ये भी पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो याद रखना कि यह सिंधु नदी के दाएं तट, दाएं तट पर प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। दाया बाया तट याद रखना, पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना, इसलिए मैंने आपको बताया है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए चाहे तो आप। मोहनजोदड़ो हम पढ़ रहे हैं, शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता था लोगों का, इसलिए हमको यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, क्लियर है। उसके बाद सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित नगर है ये। उसके अलावा नगर दो भागों में विभाजित था, यहाँ पर सोसाइटी दो भागों में विभाजित थी, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी को दुर्ग भी बोला जाता था जो ऊंचाई पर स्थित था, और पूर्वी निचला नगर कहलाता था, ठीक है। दुर्ग में जो जनता रहती थी वो शासक वर्ग थे, और सामान्य जनता किसमें निवास करती थी, वो निचले नगर में निवास करती थी। खोज किसने करी थी, राखलदास बनर्जी ने करी थी 1922 में। और स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता के दाएं तट पर ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो आपको, ठीक है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए थे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य। सबसे पहली चीज तो क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक तो जो इसकी सबसे महान विशेषता है वो है इसका महान स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बाथ, महान स्नानागार जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी इसकी, कि सभ्यता के बीच में ही बहुत बड़ा एक इस तरीके से आंगन में इस तरीके का प्राप्त हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई थी नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई हैं, ठीक है।
तो और इधर नालियां भी बनी हुई है आराम से, और इसके पूरे चारों तरफ हर कोने पर आपके तीन तीन चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, ठीक है। इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम की। इसी को बोलते हैं अपन ग्रेट बाथ। कहा जाता है कि जो फेस्टिवल्स वगैरह होते थे उस टाइम पर लोग इसमें स्नान किया करते थे, ठीक है। स्नान करके खुद को पवित्र किया करते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इसे मार्शल ने, जो आपके जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसको किसकी संज्ञा दी है? जॉन मार्शल ने इसे समकालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। आश्चर्य कहा है। आश्चर्य तो है, क्योंकि आज के टाइम पे भी इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी कि घर के बीचों बीच क्या बना हुआ है, एक महान स्नानागार बना हुआ है इस तरीके से। उसमें चढ़ने के लिए भी सीढ़ियां हैं, ठीक है। साथ ही साथ सबसे अच्छी व्यवस्था क्या थी कि हर कोने पे तीन तीन चेंजिंग रूम बने हुए हैं, ठीक है। नहाओ और जाओ, बस इतना ही है। बस आपको तो इतना याद रखना है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो आपको प्राप्त हुआ है मोहन जोदड़ो से, ठीक है। चलिए, दूसरी क्या चीज है? दूसरी आपको मिलेगी एक डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति ये हमको कहां से प्राप्त हुई है? ये हमको प्राप्त हुई है मोहन जोदड़ो से। देख लीजिए इधर किस टाइप की मूर्ति थी, ये लीजिए, ठीक है। ये है कांसे की बनी हुई नर्तकी, डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके गले में केवल एक हार है और कुछ भी नहीं है। ये अपनी डांसिंग वाली मुद्रा में खड़ी हुई है, इसलिए हमने इसको डांसिंग गर्ल नाम दिया है। उसके अलावा इधर आते हैं, ये एक पुजारी जी का इस तरीके से स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है। ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। पूछा जाता है इनके बारे में कि पुजारी कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये पत्थर के बने हुए हैं और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ठीक है। चलिए, हाँ, तीसरे नंबर पर हमने बात करी पत्थर के बने पुजारी। पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। देखो शॉल वगैरह भी ओढ़ा हुआ उन्होंने। शॉल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन से कंधे पे जा रहा है, ठीक है, कौन से कंधे के नीचे से जा रहा है। ये चीजें आपको याद रखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें, देखो किस तरीके से खड़ा है, ये इस तरीके से। तो ये वाला कंधा इसका कौन सा हो गया? ये वाला कंधा इसका बायां कंधा हो गया, ठीक है। और ये वाला कंधा हो गया इसका दायां कंधा, यानी कि दाएं कंधे से नीचे से लेकर बाएं कंधे के ऊपर से ये शॉल जा रहा है। ओके, लिख लेना, इस चीज को याद रखना, ठीक है। शॉल के ऊपर कुछ कारीगरी भी की हुई है, एम्ब्रॉयडरी है। ओके, और देखो दिखने में ये कैसे लग रहे हैं? मोदी जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं। पत्थर के पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा क्या क्या प्राप्त हुआ है? इसके अलावा यहाँ से पशुपतिनाथ शिव की मोहर भी प्राप्त हुई है, ठीक है। एक मोहर हमको मिली है वहां से, मोहर का एक सैंपल मिला है जिस पर एक चित्र बना हुआ है और वो दिखने में पशुपतिनाथ शिव जैसा लग रहा है। मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है। शिव जैसा लग रहा है, पशुपतिनाथ शिव जी जैसा। ये देखिए ये वाला, ओके। ये वाली देखना, ये मोहर है उस टाइम की। देखो चारों तरफ से जानवरों से घिरे हैं, ठीक है। इधर भी जानवर है, इधर भी जानवर है। नीचे जो इनका आसन है उसके चारों तरफ आपको जानवर घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसलिए इनको पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। और पशुपतिनाथ हम किनको बोलते हैं? पशुपतिनाथ हम शिव भगवान को बोलते हैं, ओके। तो ये वाली जो मोहर है ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है हमको? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। क्लियर है? ये वाली भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, इसलिए याद रखना। इसके अलावा हमको यहाँ से मिला है पैमाना के साक्ष्य। उस टाइम पे भी पैमाने होते थे के साक्ष्य, ठीक है। नापने के लिए जो पैमाने होते थे वो, ये देखो ये इस तरीके का एक पैमाना हमको मिला है। और ये भी कहाँ से मिला है? ये मोहन जोदड़ो से मिला है, ठीक है। ये वाली जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है हड़प्पा से मिली है,
ठीक है, ये बलुआ पत्थर की बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर की, और ये केवल धड़ है। इसको बोला जाता है एक व्यक्ति का धड़ हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि सर है ही नहीं इसका, सिर्फ धड़ धड़ ही प्राप्त हुआ है। चलिए, ये हो गया, पैमाना मिला है। उसके अलावा एक आपको मिला है महाविद्यालय के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमको पता लगता है कि उस टाइम पे लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे। ओके, लेकिन एक चीज नोट में लिख लेना आप लोग कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले यहाँ से। एक भी मंदिर का स्ट्रक्चर या उसके साक्ष्य या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज जिससे हमको पता लग सके कि मंदिर होते थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। लिखो तो लिख लो अभी, वरना अभी हम करेंगे आगे जब हम धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे इसकी, तब उसमें मैं आपको नोट करवा दूंगी। क्लियर है? चलो, ये था मोहनजोदड़ो वाला। ठीक है, आगे जब आप जानवरों के बारे में पढ़ोगे ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको लगभग सभी प्रकार के जानवर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, गाय प्राप्त हो जाएगी आपको, भेड़ बकरी ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वृषभ प्राप्त हो जाएगा। वृषभ तो पवित्र था इनके लिए। ओके, लेकिन एक जो जानवर है जिसको हम कहते हैं घोड़ा, पहले कहा जाता था कि घोड़े से परिचित थे ही नहीं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्योंकि हमको कहीं से भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन घोड़े से मिलते जुलते हमको कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहीं कहीं से, और वो कौन सा है? एक तो है लोथल, ठीक है, एक है मोहनजोदड़ो, और एक है आपके सुरकोतड़ा। मेनली सुरकोतड़ा माना जाता है कि एकमात्र घोड़े के साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है? कुछ हड्डियां, कुछ मृण मूर्तियां और कुछ दांत। घोड़े के दांत प्राप्त हुए हमको मोहनजोदड़ो से, यहां से हमको प्राप्त हुआ है घोड़े के दांत। लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की मृण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, और सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है हमको घोड़े की हड्डियां। ठीक है, घोड़े की हड्डियां। अगर आपके ऑप्शन में आए तीनों ही, वैसे तो एग्जामिनर देगा नहीं, अगर तीनों ही ऑप्शन में आ जाए कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको केवल सुरकोतड़ा करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसी को माना जाता था, बाद में हमको कुछ दांत और मिट्टी की मूर्तियां मिली तो हमने अंदाजा लगाया कि लोथल और मोहनजोदड़ो में भी घोड़ा हुआ करता था, लेकिन घोड़े की मान्यता ज्यादा नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का उपयोग करते नहीं थे, इसलिए हमको उसके साक्ष्य कहाँ से कहीं से प्राप्त हुए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट में क्या लिखोगे कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य केवल 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और वो 3 स्थान है लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोतड़ा। बस ये 3 याद रखना। ओके, ठीक है, अब बात आते हैं पैमाने पर। अभी हमने पीछे देखा पैमाना का साक्ष्य एक हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक, लेकिन पैमाना के 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पैमाना 2 तरीके से बनता था, एक हाथी दांत का पैमाना भी हमको मिला है। ठीक है, और उसके अलावा एक और धातु है जिसका पैमाना हमको मिला है, और वो है सीप का पैमाना, जिससे आप शंख बनाते हो उसका। ठीक है, तो पैमाना, पैमाने के साक्ष्य पैमाने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो, सबसे पहले देखते हैं किस किस की पैमाना बनता था, कौन कौन सी धातु का या चीज का बनता था। तो सबसे पहले सीप का, सीप या फिर शंख, शंख का पैमाना। और एक है आपका हाथी दांत का पैमाना। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये दोनों कहाँ कहाँ से प्राप्त
हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीप का पैमाना। तो यहाँ जो हमने देखा है मोहनजोदड़ो, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो है सीप का पैमाना। मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है सीप का पैमाना। और वहीं बात करें हाथी दांत के पैमाने की, तो ये हमको प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है, ये दो चीजें अलग से लिखवा रही हूं मैं, नोट करके लिख लेना। एक तो घोड़े की बात और एक पैमाने की बात, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो से कौन सा पैमाना प्राप्त हुआ है, तो आपको करना है सीप का पैमाना। ठीक है, और हाथी दांत का भी हमको पैमाना प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। केवल इन दो स्थानों से हमको पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्थल पे आते हैं अपन कि कौन से नंबर का है, 4th नंबर का। चलिए चौथे नंबर पर जो आपका स्थल आता है वो आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो चनहुदड़ो जो स्थल है ये फेमस था अपने सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण के लिए। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य सौंदर्य प्रसाधन जो मेकअप की चीजें आती हैं वो सारी यहाँ से मिली है, चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे वो काजल हो, ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरी चीज, सभी स्थलों में सबसे अधिक विकसित मनखा उद्योग, मनखा उद्योग ये कहाँ पर स्थित था, ये यहीं पर। देखो सौंदर्य प्रसाधन हो रहा है तो मनखा यानी मोती के जो भी सामान बनते थे, हार बनता था या कुंडल बनते थे, ये सब भी यहाँ पर प्राप्त होते थे। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा स्थल है एकमात्र जहां पर ईंटें वक्राकार प्राप्त हुई हैं। ठीक है, एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, वक्राकार ईंटें, वक्राकार कैसी होती है, नॉर्मली अपन आयताकार देखते हैं इस तरीके से ईंटें। ठीक है, बाकी जगह भी आपको आयताकार ही देखने को मिलेंगी, लेकिन वक्राकार कैसी होती है, इस तरीके से। इस तरीके की कुछ शेप थी। इस प्रकार की ईंटें हमको कहां से प्राप्त हुई है, ओनली 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 चनहुदड़ो से। क्लियर है, चनहुदड़ो के बारे में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये 3 ही पॉइंट है, याद रख लेना आप लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट आता है आपका 5वें नंबर पे हड़प्पा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, इनको याद रखना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सबसे विकसित नगरों में से आता है अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करोगे तो। क्लियर है, तो हड़प्पा के बारे में जो भी एक एक पॉइंट मैं बता रही हूँ वो सारे याद रखने हैं, और मोहनजोदड़ो के बारे में भी मैंने बहुत छाट छाट के आपको पॉइंट लिखवाए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्लियर है, तो ये दोनों के बारे में आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं हड़प्पा में कि स्थित कहाँ पर है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा हमने देखा था, हड़प्पा है आपके पंजाब प्रांत में। ठीक है, पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला है, वहां पर स्थित है हड़प्पा। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित। ठीक है, और ये कहां पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। ओके, उसके बाद अगर बात करें नदी की, कौन सी नदी के किनारे पर है, दाएं किनारे पर है कि बाएं किनारे पर है। जैसे कि हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा था, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर है। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे की भी अगर अपन बात करें तो दाएं तट पर है। वहीं अपन हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा है आपके रावी नदी के तट पर, और वो भी बाएं तट पर। ठीक है, कौन से तट पर, बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्लियर है, वहीं बात करें अपन
इसकी खोज की, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं हड़प्पा में। खोज किसने करी थी इसकी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। कौन से ईयर में? 1921 में। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की हुई थी और 1922 में आपके मोहनजोदड़ो की हुई थी। ठीक है, अच्छा, सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार अगर आपसे पूछा जाए वो कहां से प्राप्त हुआ है? वो आपके हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, वो सॉरी, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें सबसे प्राचीन अन्नागार, तो सबसे प्राचीन अन्नागार हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आज भी मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी बोला जाता है वहां पे। ठीक है, तो समझ सकते हो स्टार्टिंग से वहां पर कृषि शुरुआत हुई थी और आज भी वो कृषि के मामले में काफी आगे है। क्लियर है? चलो, यहाँ बात कर रहे सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा, और सभ्यता का सबसे प्राचीन अन्नागार कहाँ प्राप्त होता है? वो मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, जिससे हम क्या मानते हैं कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि ये एक तरीके से क्या दिखाता है? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ही तो पौधा निकल रहा है ना, एक तो है पौधा। एक आइडिया क्या लगाया गया है कि भाई प्रकृति है, प्रकृति को दिखाया गया है इसमें। दूसरी चीज दिखाया गया है कि माँ को जन्म देते हुए दिखाया गया है, तो इसको मातृ देवी भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इस चीज को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सोसाइटी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कैसी थी? वो मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी। आगे हम देखेंगे क्यों मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, एक तो ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट याद रखना। कुछ और पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि वहां पर महिलाओं का औहदा ज्यादा बड़ा था। ठीक है, तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, और जॉन मार्शल ने इसे प्रजनन देवी यानी कि पृथ्वी कहा है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ से ही पौधा निकलता है, वृक्ष निकलता है। और उसी प्रकार से इंसानों में भी बात करें तो स्त्री के गर्भ से ही क्या निकलता है? एक शिशु का जन्म होता है। ओके, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंगित करी जा रही है। उसके अलावा हमको कब्रिस्तान मिला है R37। R37 क्या होता है? हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 तथा समाधि H प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है। अब ये R37 और H क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको समझना है बेसिकली R37 और H क्या है। देखो, R37 में आपको R देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, R का मतलब क्या है कि R37, इसका मतलब क्या है? R के आकार के 37 ताबूत प्राप्त हुए हैं जिनमें ह्यूमन बॉडीज है। ठीक है, 37 ताबूत आर के आकार के हैं, इसलिए हम इनको R37 बोलते हैं। वहीं H की बात करें तो H में एक समाधि मिली है इस तरीके से कि एक कब्र इस तरीके से, एक कब्र इस तरीके से, एक कब्र इस तरीके से। ठीक है, इसलिए इसको हम H की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? इसमें एक महिला है, एक पुरुष है और एक बच्चा है। इस तरीके के कुछ ताबूत प्राप्त हुए, जैसे कि इसको आप मान सकते हो महिला, इसको आप मान सकते हो पुरुष, और इसको आप मान सकते हो शिशु। इस तरीके से एक पूरी फैमिली का ताबूत प्राप्त हुआ है जिनका आकार कैसा है? H टाइप का है। क्लियर है? चलो, यहां से आपको मजदूर आवास भी देखने को मिलता है।
मजदूर आवास। और मजदूर आवास कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। यानी कि इस चीज से हमको ये भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा में कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ करता था, इसलिए हमको यहाँ पर 15 मजदूर आवास भी देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा एक डांसिंग बॉय की भी प्रतिमा प्राप्त हुई है। डांसिंग गर्ल कहाँ प्राप्त हुआ है? डांसिंग गर्ल की प्रतिमा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, लेकिन जो डांस करता हुआ पुरुष है उसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है कहाँ से? हड़प्पा से, ठीक है। लेकिन देखो, डांसिंग गर्ल की प्रतिमा कहाँ से की थी, लेकिन डांसिंग बॉय की प्रतिमा कैसी है? पत्थर की है। पत्थर की नर्तक की मूर्ति है। वो नर्तकी की थी, ये नर्तक की मूर्ति है, यानी कि ये पुरुष की है, महिला नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कंपेयर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, पत्थर कैसा था? पत्थर आपका था काला, यानी कि काले पत्थर की है। अब इस चीज को समराइज करके मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हड़प्पा में क्या क्या पड़ा है? सबसे पहले कि कहाँ पे स्थित है? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। कौन से तट पर? बाएं तट पर स्थित है। खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। कब की थी? 1921 में करी थी। उसके अलावा खोज हो गई। सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक और प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। प्रतिमा नहीं, सॉरी, चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? प्रजनन देवी या फिर पृथ्वी का नाम दिया है। हड़प्पा से कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं। किस किस शेप के? आर शेप के 37 ताबूत मिले हैं, और एच शेप का एक पूरा फैमिली का कब्र मिला है, ठीक है ना। मजदूर आवास 15 पाए गए हैं यहाँ पे, और पत्थर की एक नर्तक की मूर्ति मिली है जिसमें पुरुष डांस करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। कौन से पत्थर की? काले पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। वहीं अपन बात करें एक और, कि लाल बलुआ पत्थर का बिना सर का एक धड़ प्राप्त हुआ है। बिना सर का एक धड़, और धड़ है पुरुष का, ठीक है। पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है। ओके, ये हड़प्पा में मेन चीजें थी जो आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलिए, आगे हम बात करते हैं मांडा। मांडा एक स्थल था, कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। यहां से आपको एक चीज प्राप्त हुई है जिसको आप कहते हो गर्तावास। गर्तावास प्राप्त हुए हैं। गर्तावास का मतलब? गर्तावास का मतलब होता है जमीन के अंदर आवास। यानी कि ठंड बहुत पड़ती थी, यहाँ पर बर्फ पड़ा करती थी जम्मू कश्मीर में, आज भी हालात ऐसे ही हैं, ठीक है। तो उस ठंड से बचने के लिए लोग क्या करते थे? जमीन के अंदर गड्ढा खोदते थे और उसमें अपना घर बनाते थे, ठीक है। तो गर्तावास मिले हैं, यानी कि गड्ढे के अंदर आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं रोपड़, ठीक है। रोपड़, रोपड़ के बारे में एक चीज याद रखना। पहली चीज तो ये पंजाब में है। पंजाब कौन सा? भारत वाला पंजाब, ठीक है। दूसरी चीज कि आजादी के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल है ये। आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल, क्योंकि देखिए 1921 में हमने हड़प्पा की खोज करी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी, लेकिन दोनों की दोनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ज्यादातर जो साइट्स हैं वो आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग बन गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो अथॉरिटी रह गई थी वो केवल और केवल इंडिया पर रह गई थी। ओके, उसके बाद हमने इंडिया में खोज करना शुरू किया। उस वक्त तक इंडिया में कोई भी स्थल खोजा नहीं गया था, सबकी सब पाकिस्तान में खोजे गए थे। ओके, ये याद रखना है कि रोपड़ जो कि है आजादी के बाद खोजा गया भारत में पहला स्थल है। ओके, चलिए आगे की जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके काफी सारे स्थल रह रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी आप इन स्थलों के बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको लिखवाई है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्थल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं केवल और केवल स्थलों से,
ठीक है। 90% क्वेश्चन आपके स्थलों से आते हैं, 10% आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाती होंगी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो स्थलों के बारे में जितनी भी चीजें हैं, मेन मेन जो भी मैंने आपको साक्ष्य बताए हैं, क्योंकि मैंने मेन ही बताए हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ मैंने आपको नहीं बताई है। तो मैं खुद भी यही चाह रही हूँ कि मेन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ही आपको दिया जाए। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से याद कर लेना, कंपैरिजन कर लेना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, उसके बाद ही आगे की चीजें अपन क्लियर करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।